तो मेरा ये सोचना है आज डे 2 में कि मैंने जो डे 1 पर आपको कहा था वो आपने कर ही लिया होगा। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं। काइंडली गिव मी रिस्पॉन्स थ्रू चैट। तन्मय, एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो आ रहा है बेटा? चलिए, लेट्स मूव। हम बात कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज SQC1। अब SQC1 जो शुरू होता है, तो SQC1 का जो नाम है, कल अपन ने ऑडिट के बारे में देखा, एश्योरेंस के बारे में देखा, कई सारी सर्विसेज होती हैं उनके बारे में देखा। फिर हमने कहा कि जब हम ऑडिट कर रहे हूं या रिव्यू कर रहे हूं या रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हूं या अ, जो है एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हूं, क्वालिटी कंट्रोल तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। पहला चैप्टर ही हमारा इंस्टीट्यूट ने दिया है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। नाउ क्वालिटी कंट्रोल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे तीसरे नंबर पे दिया है, clearly grasp the importance of SQC1 and SA220। तो क्वालिटी कंट्रोल इज गवर्न बाय टू थिंग्स, SA220 एंड SQC1। और ये बात तो हमने इंटरमीडिएट में ही क्लियर कर ली थी कि SQC1 और SA220 का स्कोप क्या है रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल। बहुत क्लियरली हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था कि जब मैं अपने फर्म के फर्म लेवल पर एक पॉलिसी बनाता हूं कि मुझे अपने किसी भी असाइनमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन करना है, तो वो गवर्न होता है SQC1। फर्म लेवल पर मैं कोई भी असाइनमेंट, चाहे वो एश्योरेंस एंगेजमेंट हो चाहे वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, मुझे सब में क्वालिटी चाहिए। तो मैं उन सब में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपने यहां पर एक विशिष्ट पॉलिसी बनाता हूं, और वो पॉलिसी मैं बनाता हूं SQC1। और जब उस पॉलिसी का किसी स्पेसिफिक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंप्लीमेंटेशन करना होता है, तो मैं लगाता हूं SA220, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SA220 एक स्पेसिफिक ऑडिट में SQC1 का इंप्लीमेंटेशन। इससे ज्यादा बात करने की वहां जरूरत नहीं है, न चिल्लाकर न चीख कर। शांति व्यवस्था से पढ़ो, CA फाइनल में हो, मैच्योरिटी से पढ़ो, चीजें समझ में आएंगी। इनमेच्योरिटी से अगर अपन पढ़ेंगे ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप बड़े मैच्योर हो, अब आप ऑफिस जाते हो, आप आर्टिकल हो, अब आप कोई बच्चे तो हो नहीं जो मैं आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ये और वो और सारे एग्जाम्पल देके समझाऊं। यू आर नाउ मैच्योर्ड एनफ। ऑफिस में कोई भी काम क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनी है, क्वालिटी कंट्रोल लीडर है, वो क्वालिटी कंट्रोल लगाता है, पॉलिसी बनाता है, फ्लैगशिप लेके चलता है क्वालिटी की। वो सब SQC1 से होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते समय जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है तो कैसे उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाए वो SA220 बताता है। बस यही बात खत्म करता है। अब आगे बढ़े। क्वालिटी कंट्रोल करना, अब चाहे वो ऑडिट हो चाहे एश्योरेंस हो, क्योंकि हमारे SQC1 का जो ये नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल जो है, तो क्यों SQC1 जिसका की नाम है
quality control for firms that perform what? That perform audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagement. अब मैं यहां आपको बोलूं कि बेटा रट लो कि नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी क्वालिटी कंट्रोल लगता है, तो भाई साहब उसमें रटने की क्या जरूरत है। यहाँ लिखा तो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म जो परफॉर्म कर रही है, क्या क्या परफॉर्म कर रही है? ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज। ये दोनों तो कल ही पढ़ा, एश्योरेंस सर्विस है, और ये कौन सी सर्विस थी? रिलेटेड सर्विस थी। तो एश्योरेंस सर्विस हो या नॉन एश्योरेंस सर्विस हो, एसक्यूसी 1 तो लगना ही लगना है। बहुत क्लियर हो गया? ओके। व्हाई वी नीड क्वालिटी इन एनी वर्क? सर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी की बात करूं तो दैट बिल्ड्स ट्रस्ट इन द यूजर। अगर मैं क्वालिटी से काम करूंगा तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट बिल्ट होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस चाहे अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा हो चाहे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा हो, अश्योरेंस में आ गया ऑडिट, रिव्यू और अश्योरेंस सर्विस, उसे क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना होगा, उसके लिए एसक्यूसी 1। ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन होगी, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल का अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन अब तक रिव्यू में क्वालिटी कंट्रोल, अश्योरेंस में क्वालिटी कंट्रोल और रिलेटेड सर्विस में क्वालिटी कंट्रोल का अलग स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए इन तीनों को तो झक मार के क्या फॉलो करना पड़ेगा? एसक्यूसी 1। वन हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। एश्योरेंस सर्विस हो या नॉन एश्योरेंस सर्विस हो, आपको क्वालिटी कंट्रोल का एसक्यूसी 1 लगेगा। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो, एसक्यूसी 1 तो लगना लगना है, साथ में ऐसे 220 लगेगा विच गाइड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसक्यूसी 1 in an audit of financial statement. That's it. Fine. Then comes ऐसे 220 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। क्या इतनी चीजों से क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा? जी नहीं। अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स, कंपनीज एक्ट और भी चीजें हैं जो फैसिलिटेट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को। कोड ऑफ एथिक्स भी बताता है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कंपनीज एक्ट भी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करवाता है, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर करवाता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को अलग हटवाता है। तो देर आर, दैट इज नॉट ओनली एसक्यूसी 1 एंड एसए 220, देर आर अदर लिटरेचर्स ऑल्सो अवेलेबल विथ अस जो हमें बताते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जाता है। और तुमने क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया कि नहीं किया, इसे कोई चेक करता है क्या? बिल्कुल करते हैं दोस्त। इसे चेक करने वाले होते हैं पीयर रिव्यूअर्स, इसे चेक करने वाले होते हैं क्वालिटी रिव्यूअर्स। ये लोग जो है चेक करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं। नफरा इन सब का बाप, वो तो बैठे ही है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो रोज थोक में ऑडिटर्स के अगेंस्ट में नोटिस ला रहा है। अभी कल 2 इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के अगेंस्ट में नफरा का सीधा सीधा आया ना, आपने ऐसे 200 फॉलो किया ना, 210 फॉलो किया ना, 230 फॉलो किया, और लंबा चौड़ा 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी, 6 महीने के लिए उनको डिबार कर। कल की बात बता रहा हूं मैं, कल ही 2 फर्म्स हैं इंदौर की, दोनों के अगेंस्ट में ऑर्डर आया है नफरा का, 1 लाख रुपए की पेनल्टी और 6 महीने तक डिबार। पूरा ऑर्डर पढ़ा मैंने, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंप्लाई नहीं करने के कारण। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट other standards on auditing, code of ethics, companies act, they all are facilitating what? Quality control procedures. मैकेनिज्म भी है उसे मॉनिटर करने का। एसक्यूसी 1 हो या ऐसे 220 हो,
both applies to all firms without any consideration of constitution and size of the firm. सब फर्म का साइज छोटा है, सब फर्म का साइज बड़ा है, हमें क्वालिटी कंट्रोल थोड़ी मेंटेन करना है सर, हमारी तो फर्म का साइज छोटा है, हमारी तो फर्म का साइज बड़ा है। भाई साहब, न तो फर्म के साइज छोटे बड़े होने से फर्क पड़ता है, ना क्लाइंट का साइज छोटा बड़ा होने से फर्क पड़ता है। एसक्यूसी क्वालिटी इज अ मैंडेट, क्वालिटी हैज टू कंप्लाइड विथ, चाहे क्लाइंट बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो। कुछ समझ में आया? वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी कंट्रोल and not only in audit, we are talking quality control in every assignment, for every firm, for every auditee, no discrimination. So what are the takeaways? That is most important dear. ये चार्ट तो आपको बनाना है जो 1.1 पे दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा आज के टेक अवे क्या है, अभी के टेक अवे क्या है? तो भाई अभी तो आपको ड्रॉ करना है पेज 1.1 और उसके बाद अपने टेक अवेज ले जाओ अभी के। पहला टेक अवे, क्वालिटी कंट्रोल is a mandate to be followed by every firm in every assignment. एवरी असाइनमेंट में दोनों आ जाएंगे, वेदर अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस। Quality control is a mandate to be followed by every firm, small or big, either small or big, and in every assignment, whether assurance or non-assurance. You have to be very cautious about it. Takeaways. पहला टेक अवे एसक्यूसी 1 का। अभी हम क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं, एसक्यूसी 1 तो चालू ही नहीं किया हमने। नाउ एवरी असाइनमेंट वेदर अश्योरेंस और वेदर नॉन अश्योरेंस। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एसक्यूसी 1 आया। अब हम फर्म लेवल पर हैं, वी आर नॉट एट स्पेसिफिक ऑडिट लेवल, वी आर एट फर्म लेवल। एसक्यूसी 1, quality control for firm that performs what? That performs audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagement. अब कोई कहता है कि साहब मैं इसे रटूंगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। भाई तुझे मालूम है कल हमने चार्ट बनाया था कि बंदा 4 सर्विसेज देता है और उन चारों सर्विसेज के अंदर फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? एसक्यूसी 1। अब इसके बाद भी अगर तुमको रटना पड़ता है कि एसक्यूसी 1 का नाम क्या है, तो मेरा ख्याल है ये तो मूर्खता है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म, ऐसी फर्म के लिए क्वालिटी कंट्रोल जो परफॉर्म करती है ऑडिट एंड रिव्यू। और आप सबको मालूम है कि ऑडिट और रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अदर एश्योरेंस किसका होता है? किसी का भी हो सकता है। रिलेटेड सर्विसेज क्या होती है? किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज होती है। बात खत्म। आगे बढ़े, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है यार? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1? लोग इसके ऑब्जेक्टिव को भी रटते हुए नजर आते हैं।
बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव है। अ फर्म, चूंकि फर्म लेवल पर है इसलिए अब ऑडिटर नहीं बोल रहे। ऐसे 220 में आऊंगा तो फर्म की जगह ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दूंगा, बाकी सारा का सारा यही रहने वाला है। इतना सा फर्क है, पर ठीक है, समझते हैं। A firm should establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that firm and its personnel comply with professional standard, regulatory and legal requirement, and report issued by the firm or engagement partner are appropriate in the circumstances. आइए जरा इस ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि फाइनल चालू जरूर कर रहा हूं, लेकिन प्रिंटर से खींच खींच के चीजों को लाना पड़ेगा, तो लाएंगे। एक फर्म को एस्टेब्लिश करना है क्वालिटी कंट्रोल, ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि वे फर्म तुम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करो ताकि तुम्हें रीजनेबल अश्योरेंस रहे कि तुमने और तुम्हारे लोगों ने, यानी तुम्हारे पर्सनल ने कंप्लाई किया है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्लाई की है रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड जो रिपोर्ट तुमने इशू की है फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर जो भी हो, वो एप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस में जिनमें तुमने उन्हें इशू किया है। वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा अलग समझते हैं, ऐसे रटने से तो काम नहीं चलेगा। मान लो मिस्टर घनघोर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ही घनघोर आदमी है, सीए घनघोर, जबरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई साहब। इनकी एक फर्म है घनघोर एंड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इन्होंने एक्स लिमिटेड का ऑडिट किया है या रिव्यू किया है या अश्योरेंस दिया है या रिलेटेड सर्विसेज दी है और अपनी रिपोर्ट इशू की। ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कहता है कि हे फर्म जीजी एंड कंपनी, क्या तुमने अपने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिससे तुमको रीजनेबल अश्योरेंस रहे कि तुमने या तुम्हारे फर्म के पर्सन्स ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए ये जो रिपोर्ट दी है ये एप्रोप्रिएट दी है उन सर्कमस्टांसेस में जिन सर्कमस्टांसेस में ये रिपोर्ट जानी चाहिए थी। मतलब अगर तुम ऑडिट कर रहे थे और सर्कमस्टांसेस ये कह रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है, तो तुमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया या नहीं दिया। अगर सर्कमस्टांसेस कह रहे थे कि तुमने ऑडिट तो किया है, ऑडिट करने के बाद तुम्हें यह पता चला कि वहां पर मिस स्टेटमेंट था और मिस स्टेटमेंट इतना जबरदस्त था कि परवेसिव था, और अगर वो परवेसिव था तो तुम्हें एडवर्स ओपिनियन देना था, तो तुमने एडवर्स ओपिनियन दिया कि नहीं। एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में एप्रोप्रिएट रिपोर्ट देना, और वो भी सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के बाद ये रीजनेबल एश्योरेंस तुम्हारे पास हो, ऐसा सिस्टम तुम डेवलप करो। सिंपल। हर फर्म को अपने यहां पर ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि फर्म जब एक रिपोर्ट इशू करे तो उसे ये रीजनेबल अश्योरेंस रहे कि उसने जो रिपोर्ट इशू की है उससे पहले उसके पर्सन और उसके फर्म के लोगों ने
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए वो रिपोर्ट दी है, और वो रिपोर्ट जो है वो उन सरकमस्टांसेस में बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जिन सरकमस्टांसेस में वो रिपोर्ट इशू हुई है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हर बार अनक्वालिफाइड ओपिनियन दो, भाई जो सरकमस्टांसेस हो उस हिसाब से रिपोर्ट दो। अब आदमी अगर इसको रटता है तो वो महामूर्ख है। कोई अगर कह दे भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, बताइए ऑब्जेक्टिव क्या है। एक फर्म को, आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक फर्म को अपना एंगेजमेंट परफॉर्म करते समय एक ऐसा सिस्टम उस फर्म के पास होना चाहिए ताकि उस एंगेजमेंट की जो रिपोर्ट जाए, उस रिपोर्ट के जाते वक्त उस फर्म को ये रीजनेबल अश्योरेंस रहे कि उसके पर्सन्स ने, उस फर्म ने जितने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी इथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कंप्लाई करते हुए जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट उन सरकमस्टांसेस के हिसाब से, जिन सरकमस्टांसेस में वो रिपोर्ट दी है, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट है। मुझे ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस देने वाला सिस्टम चाहिए। बात खत्म हो गई। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है दादा, एक डायग्राम पिक्चर जो है अपने दिमाग में फाइनल कर लो कि ये है आपका ऑफिस। अब मुझे तो नहीं मालूम कि आपका ऑफिस कैसा है, लेकिन आप सबके दिमाग में आपके ऑफिस की छवि है। उस ऑफिस की अलमारी में आपने एक डॉक्यूमेंट्री पॉलिसी रखी हुई है। उस पॉलिसी में सबके लिए लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन से टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉलो करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना है, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना है और काम करना है। उसके बाद कैसे सरकमस्टांसेस आते हैं तो उनमें कैसे रिपोर्ट देना है, और ये सिस्टम हमें इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस दे दे कि हमने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट एप्रोप्रिएटली गई है या नहीं। अब आप अपने ऑफिस को इमेजिन कीजिए, ऑफिस की एक पॉलिसी को इमेजिन कीजिए, ऑफिस की वो पॉलिसी सबने पढ़ी हुई है, सब उस पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। उस पॉलिसी के हिसाब से जब काम करते हैं और जो रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट सारे स्टैंडर्ड, सारे इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनती है, और जिस सर्कमस्टांसेस में जैसी रिपोर्ट देनी हम वैसी रिपोर्ट देते हैं। बात खत्म हो गई। इतना रटने की क्या जरूरत है किसी भी चीज को कि पागल ही हो जाओ रट रट के। ऑब्जेक्टिव है, बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है भैया, मेरे को मेरी अकाउंट, मेरे को मेरे फर्म की एक पॉलिसी चाहिए, जो पॉलिसी मुझे एश्योरेंस दे सके कि ये काम मैंने किया है, मेरे लोगों ने किया है, ये काम जो हुआ है एक टेक्निकल स्टैंडर्ड से हुआ है, इथिकल स्टैंडर्ड से हुआ है, और जो रिपोर्ट दी है अप्रोप्रिएट दी गई है उन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में वो रिपोर्ट दी गई है। बात खत्म हो गई। अगर क्वालिफाइड देनी तो क्वालिफाइड दी है, एडवर्स देनी तो एडवर्स दी है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिस्क्लेमर दिया, अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड दिया है। हवा में नहीं दिया है, हवा में काम नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूसी। अब आप अपने दिमाग से इसे भूल के बता दो, मैं मान जाऊंगा। भूल ही नहीं सकते सर। कल आपने एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ा, भूल पाए क्या? तीन पार्टियां थी, एक सब्जेक्ट मैटर था, प्रैक्टिशनर को इवेल्युएट करना था, गिवन क्राइटेरिया था, रिपोर्ट जो आप कंक्लूजन दे रहे थे उससे इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा था। उसे आपने एश्योरेंस एंगेजमेंट कहा। अगर उस एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्वालिटी मेंटेन हो जाए तो सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा भाई साहब। वही अपन कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल। उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए जो एंगेजमेंट कल हम कर रहे हैं। आगे बढ़ू, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के?
एक फर्म में अगर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आपको मेंटेन करना है तो उसमें किन किन बातों की पॉलिसी और किन किन बातों की प्रोसीजर लगाई जाएगी, यानी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का स्कोप क्या रहेगा। अच्छा, एक फर्म में क्या क्या होता है? फर्म में पार्टनर होते हैं, फर्म में क्लाइंट होते हैं, फर्म में स्टाफ होता है। अपने ऑफिस में कौन कौन? देखिए, आपके ऑफिस में कौन कौन पार्टनर्स होंगे या प्रोपराइटर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, स्टाफ होगा, क्लाइंट होंगे, वर्क होगा। अब क्या करूं? इतने लोग हैं भाई। सबसे पहले तो इन सबको ये सिखाना पड़ेगा, इनको सबको इन सबको ये बताना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी मेंटेन करना है। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि सर, आपको इस पूरी फर्म में जो ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनेगी, पहले तो इसको बनाने में पूरी मदद करनी है, फिर इसको लगवाने में पूरी मदद करनी है, फिर ये चलती रहे इसके लिए भी आपको मदद करनी है। तो एक ऐसा अदद व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो लीडरशिप संभाले, जो फर्म का फ्लैग बेरर हो क्वालिटी का। तो ये भाई साहब फर्म के क्वालिटी के फ्लैग बेरर हैं। मेरी फर्म में मुझे बना दिया गया है लीडर। मेरा फर्म में काम क्या है? मैं रोज ऑडिट के अंदर बिल्कुल दखल नहीं देता। मेरे ऑफिस में वर्किंग पेपर फाइल बनने के बाद मेरे पास आ जाती है कि सर जरा देख लेना, इसमें कहीं हम जो ओपिनियन दे रहे हैं कहीं कोई इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन तो नहीं है। मैं उनकी पूरे वर्किंग पेपर चेक करके देखता हूँ और देखता हूँ कि यार, मैंने जो फर्म में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनाई हुई है, उस क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के साथ मेरे आर्टिकल्स, मेरे असिस्टेंट, मेरा एंगेजमेंट पार्टनर ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई एम अ लीडर, मेरी जिम्मेदारी। कल से अगर मुझे ऑडिट में कहीं कोई लैप्स मिलता है तो मैं पहले ये ढूंढूंगा कि यार ये लैप्स क्यों आया। फिर मैं उस लैप्स को दूर करने के लिए अपने सिस्टम में चेंज करूंगा। फिर सिस्टम में चेंज करके सबको कम्युनिकेट करूंगा, भाई आज से अब सिस्टम ये है, बात खत्म हुई। लीडरशिप क्वालिटी। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट, हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट। सबसे पहले नेता ढूंढो। जी सर, नेता ढूंढ लिया। अच्छे नेता का भी कोई मतलब नहीं है अगर लोग बेईमान हो। देश का नेता ईमानदार और पूरा देश बेईमान, क्या काम का? खाली अच्छा लीडर होने से काम नहीं चलेगा। सब लोगों में इथिकल रिक्वायरमेंट्स का कूट कूट कर भरा होना जरूरी है। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। लीडर हमारे हैं, हमारे इथिकल रिक्वायरमेंट पूरी है। तुम्हारी तो इथिकल रिक्वायरमेंट पूरी है, पर जिसको तुम सर्विसेज देने जा रहे हो साला वो हाईली अनइथिकल। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप का क्लाइंट है तुम्हारा। तुम ईमानदार, तुम्हारा लीडर क्वालिटी वाला, तुम्हारा साला क्लाइंट बेईमान, तो काय का क्वालिटी कंट्रोल? अरे सर्विसेज भी क्वालिटी वाले लोगों को दो यार, ऐसे टटपुंजियों को बिल्कुल मत दो ढके। तो कोई मतलब नहीं इनको देने का। ये अपनी भी रेपुटेशन खराब करेंगे, फर्म की भी रेपुटेशन खराब करेंगे। अगर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट डिस्प्यूट मैं नहीं दूंगा, मैं तो काम ही नहीं करूं भैया। पहले तेरी हिस्ट्री बता, के वाई सी करवा, उसके बाद मैं तेरे को एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं तो नहीं कर रहा। जाके कर ले भाई। तेरी वजह से मैं नफरत का म्यूजिक क्यों सुनूं?
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऑडिट में बेचारे मेरे फ्रेंड्स इंदौर वाले म्यूजिक सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्यों सुन रहे वो नफरा का म्यूजिक? इस कारण उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना था, उनको कंटिन्यू नहीं करना था। नफरा ने लिख दिया, व्हाई डिड यू एक्सेप्ट दिस ऑडिट? क्लाइंट लाने से पहले देखो तो सही साला कि क्लाइंट कर क्या रहा है, लेके क्या करना है, अपने को क्यों करना है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। तुम्हारा लीडर होना चाहिए, तुम ईमानदार होने चाहिए, तुम्हारा क्लाइंट ईमानदार होना चाहिए। बोले भाई साहब सब ईमानदार है, क्लाइंट ईमानदार, हम ईमानदार, हमारा लीडर जोरदार। भाई साहब इससे क्या होगा? अगर मेरा स्टाफ ईमानदार तो है, लेकिन ना उसमें स्किल है, ना उसमें कॉम्पिटेंस है, ना उसमें कमिटमेंट है, तो ना तो स्किल है, ना तो कॉम्पिटेंस है, ना तो कमिटमेंट है, तो मैं कहां से क्वालिटी लाऊंगा? मेरी फर्म में क्वालिटी लाने के लिए मुझे पहले नेता चाहिए, फिर मुझे ईमानदारी चाहिए, फिर मुझे ईमानदार क्लाइंट चाहिए, फिर मुझे कमिटेड कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस वाले एम्प्लॉयज चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, सीनियर एम्प्लॉयज चाहिए। जी भाई साहब, इसलिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स पे क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा दिमाग अच्छा काम करेगा। आई शुड रिसोर्स राइट ह्यूमन पर्सन इन माई फर्म। ग्रेट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? पहला हुआ अच्छा लीडर, दूसरी ईमानदार लोग, तीसरा वो ईमानदार क्लाइंट, ढंग का क्लाइंट, कॉम्पिटेंट क्लाइंट, चौथा काम करने वाले कॉम्पिटेंट, काम करने वाले कमिटेड, काम करने वाले सिंसियर। तब तो जाके मैं क्वालिटी मेंटेन कर पाऊंगा। क्वालिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप, क्वालिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इथिक्स, क्वालिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ client's quality, quality is combination of your human resources। और सिर्फ इन सिस्टम को बना के रखने से काम नहीं चलेगा। whenever you are performing your task, you need to comply with all the technical standards, all the ethical standard, all the regulatory standards, you have to manage them। That's called engagement performance। And then last one is monitoring। तुम्हारा कंट्रोल, कंट्रोल कोई सा भी हो, कंट्रोल लगा देने से कंट्रोल नहीं चल जाता, कंट्रोल लगा देने से कंट्रोल नहीं चल जाता। कंट्रोल की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना जरूरी है, तब जाकर कंट्रोल चलता है। हमें अपने क्वालिटी कंट्रोल की मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, आपको अब यहां ली हम या हील मी टाइप के शॉर्ट ट्रिक लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले काबिल लीडरशिप चाहिए, दूसरा ईमानदार लोग चाहिए, तीसरा ईमानदार क्लाइंट चाहिए कि मैं कंटिन्यू और एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, चौथा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कॉम्पिटेंट कमिटेड लोग चाहिए। उसके बाद जब परफॉर्मेंस हो रहा हो तो वो सारी इथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ, सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ हो रहा हो, और मेरे क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी की कंटिन्यूअसली क्या हो, मॉनिटरिंग, ताकि कोई लैप्सेस अगर हो तो हम उन लैप्सेस को एड्रेस कर सकें। ये 5 हमारी क्वालिटी कंट्रोल के एस्पेक्ट्स हैं। नो, हर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए
और कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। किसको? सारे पर्सन्स को, ताकि उन्हें ये इंपॉर्टेंस पता चल सके कि क्वालिटी मेंटेन करने का इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि वो क्वालिटी पॉलिसी पर फीडबैक दे सकें, ताकि वो ये कह सके सर ये वाली क्वालिटी पॉलिसी तो आपने रख ली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारी तरफ से व्यू है, इसको थोड़ा सा और इनहांस करना चाहिए, हमारे कंसर्न्स हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी प्रोसीजर खाली डॉक्यूमेंट तो नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होने के साथ कम्युनिकेट होनी चाहिए, खाली कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। हमने उनको बोला सुनो रे, तुम्हारी क्वालिटी पॉलिसी ये है, तुमको इस तरीके से ही काम करना है। सामने वाला बोलेगा सर एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मेरा सजेशन है कि इस क्वालिटी पॉलिसी को थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया जाए। तो करवाओ ना सर, ये बायलैटरल कम्युनिकेशन है, ये यूनिलैटरल कम्युनिकेशन थोड़ी है। बहुत क्लियर है। आपका मॉड्यूल जो लिख रहा है मैंने तो वही बात की, आपके मॉड्यूल ने ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी पॉलिसी क्या होता है डिटरमाइन किया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिटरमाइन कर दिया। उसने कहा एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं। अब वो बता रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी और प्रोसीजर खाली डॉक्यूमेंट होने से काम नहीं चलेगा, खाली कम्युनिकेट होने से काम नहीं चलेगा, कम्युनिकेट टू वे चाहिए। आपने क्वालिटी पॉलिसी बनाई है तो आपके ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपके लोग आकर के, आपके स्टाफ आकर के, आपके एम्प्लॉय आकर के आपको ये कहें कि सर हमें इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, तो आप वो इंप्रूवमेंट करवा सके। तो बड़ा सिंपल है। मान लो अगर एक ट्रू और फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ गया कि सीनियर पार्टनर मिस्टर एक्स का मानना है कि चूंकि वो क्वालिटी कंट्रोल लीडर है, तो जो भी कम्युनिकेशन क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी का होगा वो उन्हीं की तरफ से होगा, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी, किसी और की कंसर्न नहीं देखी जाएगी, किसी और के व्यूज नहीं दिए जाएंगे, सारे व्यूज जो रहेंगे वो क्वालिटी कंट्रोल लीडर के रहेंगे। अब आप ढूंढते फिरो, मैं तो पूरा एसक्यूसी रटाया मुझे तो मिला ही नहीं, तेरे मॉड्यूल में एक लाइन लिखी, उस लाइन को ही घुमा के उसने क्वेश्चन पूछा है बाबू। अगर उसको पूरा एसक्यूसी पढ़वा के तेरे को रटवाना होता तो वो एसक्यूसी तीसरे वॉल्यूम में डाल देता ला। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को सीए फाइनल में आपसे जो पूछना है वो मॉड्यूल में लिख दिया है, इसलिए मैं 100% मॉड्यूल बेस्ड ही चलता हूं और क्वेश्चन भी मैं मॉड्यूल से ही निकालता हूं। अपनी तरफ से आपको ज्यादा भरने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने कहा भैया पहले उनको ऑब्जेक्टिव समझा दो, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझा दिया, ऑब्जेक्टिव के जितने टेक अवेज थे मैंने आपको दे दिए। फिर मुझे बोला गया भैया इन बच्चों को समझाओ एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बताए। उसके बाद मैंने बताया इन एलिमेंट्स का कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, और ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। बात खत्म हो गई। तो मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया कि क्वालिटी कंट्रोल के जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर है, उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, उन्हें कम्युनिकेट भी होना चाहिए, और ये कम्युनिकेशन यूनिलेटरल नहीं चाहिए, ये कम्युनिकेशन बायलेटरल चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब अपन थोड़े से टेक अवे और ले लें अपने। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल,
ये तो आपको बनाना है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये तो आपको बनाना है चार्ट। लेकिन मेरी तरफ से जो टेक अवे आया वो क्या आया? क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी जो रिपोर्ट हो वो अप्रोप्रिएट हो, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट हो, और वो रिपोर्ट एप्रोप्रिएट सरकमस्टांसेस में हो, और वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट पर मैंने एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स लगा रखे हूं, और एप्रोप्रिएट लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रखी हैं। और इस बात का मेरे पास क्या हो? रीजनेबल एश्योरेंस। किसके पास हो? फर्म के पास। तो फर्म के पास क्या चाहिए? आप यहां से शुरू करो। सबसे पहले है फर्म। फर्म को ये रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि उन्होंने एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में एप्रोप्रिएट रिपोर्ट दी। ये लो, क्वालिटी पॉलिसी आपकी खत्म हो। ये चली, ये चली और ये चली, खत्म। फर्म के पास रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हुए एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में एप्रोप्रिएट रिपोर्ट दी। खत्म। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मैं आया और मैंने कहा भैया एलिमेंट्स क्या है? मैंने कहा मुझे एक लीडर चाहिए, मुझे एथिकल लोग चाहिए, मुझे इथिकल क्लाइंट भी चाहिए, मुझे इथिकल स्टाफ चाहिए, मुझे एथिकल क्लाइंट चाहिए, मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, मुझे उनकी अंदर जब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हो रहा है उस वक्त मुझे देखना है कि वो परफॉर्मेंस टेक्निकल स्टैंडर्ड से हो रहा है या नहीं, और आखिरी में मुझे मॉनिटरिंग भी करनी। जी मेरा टेक अवे, मुझे लीडरशिप देखनी है, इथिकल स्टाफ हो, इथिकल फर्म के लोग हों, इथिकल वैल्यूज हों सब दूर, एथिकल क्लाइंट हो, एचआर कॉम्पिटेंट हो, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जब वो सब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगे, एंड मॉनिटरिंग। इतना काम मेरे एलिमेंट्स में आता है। अभी हम एसक्यूसी के अंदर घुसे ही नहीं है। अरे सर अभी एसक्यूसी में घुसे नहीं है, एसक्यूसी का तो माहौल बन रहा है। अभी एसक्यूसी के अंदर घुसेंगे पर अभी तो एसक्यूसी का माहौल बन रहा है। आइए अब घुसना चालू करते हैं एसक्यूसी में कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे रहे हो? मुझे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई मेरी फर्म में? मुझसे कहा गया असीम सर सुनो, हमारी फर्म में कल्चर चाहिए। वी नीड इंटरनल कल्चर की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब इंटरनल कल्चर अगर मुझे चाहिए कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, तो ये कल्चर कैसे डेवलप होगा? मतलब कल्चर डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर बहुत सिंपल है। कल्चर डेवलप करने के लिए मुझे पहले तो स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, फिर उन स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा।
कंप्लाई करते हो तो इंसेंटिव दूंगा, कंप्लाई नहीं करते हो तो पेनलाइज भी करूंगा। और जब तक मैं ये इंसेंटिव और पेनलाइजेशन नहीं करूंगा, तक मैं ये कैसे बताऊंगा कि मेरी क्वालिटी जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। इंटरनल कल्चर डेवलप करना है मुझको, और जो इंटरनल कल्चर मैं डेवलप करूंगा उसमें मैं लोगों को बता देने वाला हूं कि भाई ये नॉन नेगोशिएबल है। जिसने क्वालिटी कंट्रोल फॉलो किया उसे इंसेंटिव दूंगा, और जिसने क्वालिटी कंट्रोल लैप्स किया उसे सजा दूंगा, और एग्जाम्पल सेट करूंगा फर्म के अंदर कि ये देखो, ये एग्जाम्पल है। और ये बता दूंगा एग्जाम्पल सेट करके कि ना तो क्वालिटी कंट्रोल नेगोशिएबल है, और क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी की दादागिरी हर पॉइंट पर चलेगी। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी की दादागिरी हर पॉइंट पर चलेगी। ये भी बताना जरूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल की दादागिरी हमेशा चलेगी। ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहना ही है। दैट वुड हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑलवेज। तो ये एक बड़ी बात जो हमको वहां कहना पड़ेगी। देन उसके बाद बात आती है कि लीडर कौन हो। हल्का पतला लीडर बना दिया, जो उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई एबिलिटी है, ना कोई अथॉरिटी है, तो वो लीडर किस काम का है? तो फिर लीडर कौन? भाई या तो फर्म का सीईओ हो या फर्म का मैनेजिंग पार्टनर हो, जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करे कि इस फर्म में अगर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैं हूं। क्वालिटी कंट्रोल चलाने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैं हूं। बताओ दुनिया को कि क्वालिटी कंट्रोल चलाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन दीज फ्रंट्स कि ये क्वालिटी पॉलिसी कैसे चलेगी। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा? बड़े अव्यवस्थित से पॉइंट है, इनको व्यवस्थित कर लें तो अपने को रटने ही नहीं पड़े। हम हैं क्या देख रहे हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर कैसा होना चाहिए? सर पहला तो लीडर ऐसा चाहिए जिसका फुल इन्वॉल्वमेंट हो। फुल इन्वॉल्वमेंट किसका मिलेगा भाई साहब? या तो सीईओ का मिलेगा या मैनेजिंग पार्टनर का मिलेगा, और किसका फुल इन्वॉल्वमेंट मिलेगा? ये कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं। क्वालिटी क्वालिटी के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हाँ, फुल टाइम बंदा चाहिए। हाँ, चलो फुल टाइम बंदा ढूंढते हैं, तो फुल टाइम बंदा ये रहा। सर फुल टाइम तो है लेकिन उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर उसे लीडर मत बनाओ। लीडर उसको बनाओ जिसके पास एक्सपीरियंस, अथॉरिटी और एबिलिटी हो। सर बना दिया। अब वो क्या करेगा? प्रमोट करेगा कल्चर ऑफ क्वालिटी, और बताएगा कि क्वालिटी इसेंशियल है। कैसे बताएगा कि क्वालिटी इसेंशियल है? एग्जाम्पल सेट करेगा वो। जो लोग क्वालिटी मेंटेन करेंगे उनको इंसेंटिव देगा, जो क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे उनको पनिश करेगा। इस टाइप का वो एग्जाम्पल सेट करेगा लीडर, और दुनिया को बताएगा कि क्वालिटी नेगोशिएबल नहीं है, और ये सब पर ओवरराइड करती है। अब आपको रखने की क्या जरूरत है मुझे बता दो।
लीडर चाहिए, फुल टाइम जॉब है, कॉम्पिटेंट, अथॉरिटेटिव, कमिटेड पर्सन चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। उसको कल्चर मेंटेन करना पड़ेगा। कल्चर मेंटेन करने के लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेंगे। एग्जाम्पल सेट करने के बाद दो चीजें बिल्कुल सेट हो जाएंगी कि क्वालिटी नॉट नेगोशिएबल है, क्वालिटी हर चीज पर ओवरराइड करती है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको लीडरशिप को रटना है तो साहब आप रटिए। आप जो जैसा पढ़ना चाहते हैं आप वैसे पढ़िए। 5 रंग की 5 किताबों को एक एक बार पढ़िए। मेरे पास तो एक रंग की एक किताब है। मेरी भगवत गीता भी वही है, बाइबल भी वही है, कुरान भी वही है, गुरु ग्रंथ साहब भी वही है, और वो है आईसीआई का मॉड्यूल। मैं तो उसके बाहर जा नहीं रहा। आपको ट्रेवल करना है आप करो, आपके पास टाइम है आप करो, फालतू बातें 50 करो, काम की बातें 4 करो। क्या मतलब है? काम की बातें 50 करो, फालतू बातें करो ही मत ही। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। 120 घंटे के लेक्चर को 400 घंटे का बना के पढ़ लें, अपने को क्या है, सब पढ़ लेते हैं अपन तो। दुनिया में ज्ञान की कमी है क्या? और क्या ये तुम्हारे पास ये फाइनल में आखिरी मौका है कि पढ़ने का, कि इसके बाद तुम पढ़ ही नहीं पाओगे? सर बड़ा सिंपल गणित है। लीडरशिप क्वालिटी में उन्होंने हमको बता दिया कि ये उनकी लीडरशिप क्वालिटीज है। अगली बात, रिक्वायरमेंट क्या दी गई? हम अभी लीडरशिप क्वालिटी की बातें कर रहे हैं, खत्म नहीं हुई। लीडरशिप क्वालिटी के अंदर लीडर के कर्म कैसे होने चाहिए? लीडर के लिए बोला जा रहा है फर्म को ये इंश्योर करना चाहिए कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको भी सौंपी जा रही है, मतलब अब हम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी का पहला नियम यह है कि जिनको भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, क्लाइंट आया है, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, क्लाइंट को रिजेक्ट करना है, क्लाइंट की फीस कितनी रखना है, क्लाइंट की फीस कितनी रखना है, किसको काम पे भेजना है, किसको काम पे नहीं भेजना है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म को ऐसी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको सौंपनी चाहिए? फर्म शुड assign its management responsibility in such a manner that commercial consideration override नहीं करना चाहिए क्वालिटी की। लास्ट डेट पर ऑडिट करवाने आया है, हमें भी मालूम है क्वालिटी ऑडिट नहीं कर पाएंगे, 2 दिन में इसका क्या होगा? उसने कहा सर फीस 2 लाख है, आप तो ये ऑडिट कर दो। क्वालिटी कंट्रोल ने कहा हाँ हाँ ले लो, कर लेंगे, सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो डेट बढ़ भी सकती है। अगर इस कंसिडरेशन पर आप ये ऑडिट ले रहे हो ना दोस्त, तो आपका कमर्शियल कंसिडरेशन ओवरराइड कर रहा है आपकी क्वालिटी पे, और ये नहीं चाहिए। कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट बी ओवरराइडिंग ओवर द क्वालिटी। इसको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना कि क्वालिटी पॉलिसी में ये लिखा होना चाहिए कि कमर्शियल कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन क्वालिटी। उसके बाद फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसी होना चाहिए जो एड्रेस करे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो, सैलरी सही रहे, प्रमोशन मिले, इंसेंटिव मिले, डिमॉन्स्ट्रेट मिले कि भाई जो क्वालिटी से काम करता है उसको कंपनसेशन भी बढ़िया मिलता है, प्रमोशन भी बढ़िया मिलता है, इंसेंटिव भी बढ़िया मिलता है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के हिसाब से क्वालिटी मेंटेन होती है। मेहनत करने वालों की क्रेडिट अगर आपकी फर्म में कोई और ले जाता है तो आपका मेहनत करने वाला आर्टिकल डिमोरलाइज होता है।
कई फर्मों में मैंने देखा है जो तेज आर्टिकल होते हैं वो अपने जूनियरों का कितना शोषण करते हैं और वो जूनियर फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट घूमा करता है। ये नहीं चाहिए। असली क्वालिटी कंट्रोल वो है कि क्वालिटी कंट्रोल लीडर को ये पता हो कि कौन ज्यादा स्मार्ट बनता है और कौन सा काम किसने किया और कौन किसके काम की क्रेडिट लेना जाता है। जिसको क्रेडिट मिलनी चाहिए उसी को क्रेडिट मिले। कई बार ऐसा होता है, पूरा ऑडिट हमने किया, साइन करवाते वक्त टीम चेंज हो गई, एक आदमी आया फटाफट उसने फाइनलाइज कर दिया, तमगा लेके घूम रहा है। फाइनलाइजेशन मैंने किया, साली सैलरी रिकंसिलिएशन हमने बनाया, फाइनलाइजेशन तूने किया, तू तमगा लेके घूम रहा है। उसको इंसेंटिव मिल गया, उसको जल्दी छुट्टी मिल गई, हमको कह रहे तुमने किया क्या है। ओ भैया, सारा काम हमने किया है, वो तो सबसे आखिरी में आया था टीम में। दिस शुड नॉट बी हैपन। अगर ऐसा होता है तो क्वालिटी डिमोरलाइज होती है। अगली एग्जाम के पहले वो बंदा उतने अच्छे से काम नहीं करने वाला जितना अच्छे से काम वो कर रहा है। वेरी क्लियर ऑन दैट। फर्म को क्वालिटी मेंटेन करनी है तो अपने रिसोर्स के प्रॉपर डेवलपमेंट करे, अपने रिसोर्स को प्रॉपर सपोर्ट दे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करे, क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसीजर बनाए, तो जाकर कोई क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होगी। लीडरशिप क्वालिटी के 3 फंक्शन हो गए। कमर्शियल कंसिडरेशन पे ध्यान मत दो, मॉनेटरी कंपनसेशन लोगों का प्रॉपर रखो और रिसोर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट करो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, क्वालिटी गिर के आएगी। हे क्वालिटी कंट्रोल लीडर असीम सर, अपनी फर्म में ये ध्यान रखना, कोई भी काम लेते समय कमर्शियल कंसिडरेशन को ओवरराइड मत करने देना। नहीं करने दूंगा। अपने आर्टिकल को, अपने स्टाफ को, अपने लोगों को प्रॉपरली मॉनेटरी कंपनसेशन देना, इंसेंटिव देना, प्रमोशन देना। और असीम सर, जरा ध्यान रखना कि आपके रिसोर्सेस प्रॉपरली यूटिलाइज होते रहें, कंटिन्यूअसली डेवलप होते रहें, लोगों को छुट्टियां मिलती रहें। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम है उसकी और आपने उसको यहाँ रोक लिया और उसको बोला अब तो तेरे को सारा काम करके ही जाना पड़ेगा, साले हिलने नहीं दूंगा तेरे को। उसका मन नहीं लग रहा है, उसका करियर डूब रहा है, उसके 6 महीने खत्म हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, उसको छुट्टी दे दो। रिसोर्स कम से कम ढंग से डेवलप करो। ऐसे क्या रिसोर्स की फाइनल वाले को छुट्टी देने के लिए आपके पास उसका काम करने वाले कोई लोग ही नहीं है। सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आज सिर्फ आपसे 3 बातें की। पहली बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूसी क्या है। दूसरी बात, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। और तीसरी बात मैंने आपसे की कि लीडरशिप क्वालिटी के फंक्शंस क्या हैं, लीडरशिप क्वालिटी को क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर जो हमने देखा कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, वो तो हमने देख लिया। लेकिन एक लीडर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए भी हमने पॉइंट्स देखे कि लीडरशिप लीडर को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। एक काम नहीं करना चाहिए, 2 काम करना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें करते हैं। टिल देन, गुड बाय।